सो सिंस अभी आपके जितने भी सेशंस है उसमें यही है कि आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। तो आई एम 20 year old एंड आई वांट टू डू माय बिजनेस, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो हमारे लिए कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो ओपन है जिसमें हम अभी कुछ करेंगे तो आने वाले 5-10 साल में उसका बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। आई वांटेड टू मोर नो। इससे पहले कि मैं बताऊं कि भाई क्या करियर आप लोगों को चूज करना चाहिए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन से ऐसे करियर्स हैं जो आने वाले टाइम में जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है? तो मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट कभी बंद नहीं होगा और इंसान खाना कभी मतलब खाएगा, छोड़ेगा नहीं खाना खाना। रेस्टोरेंट जिसकी आप बात कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट रिस्की बिजनेस इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब जितने रेस्टोरेंट्स खुलते हैं उसमें से 90% से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। लोग खाना खाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस चल जाएगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एंड वाई आर यू सेइंग रेस्टोरेंट? क्योंकि अगर मेरे सेशंस को ध्यान से देखा है तो इसका मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है। तो क्राइसिस का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पर के आपका जितना खर्चा है वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और कमाई उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाएगी या फिर कमाई ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ऊपर से इधर उधर जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब जेब में पैसा नहीं होगा तो पैसा खर्चने के बारे में सोचोगे या एक एक रुपए बचाने के बारे में सोचोगे? तो खाना कहां महंगा पड़ता है, कहां सस्ता पड़ता है, रेस्टोरेंट में या घर पे? घर पे। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं वो कम होने वाले हैं। ये क्लियर हो रहा है क्यों? जब स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो इंसान सिर्फ सर्वाइवल के बेस पे रहेगा कि बस रोटी का पड़ा मकान, तो रोटी तो बचेगी ऑफ कोर्स, तो एग्रीकल्चर का बिजनेस माइट इंक्रीज। राइट, तो आप एक स्टेप आगे चले गए, यानी कि एग्रीकल्चर का बिजनेस। अब वहां पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक होता है हेडविंड, एक होता है टेलविंड। ध्यान से इन दोनों के बीच के फर्क को समझो। किसी को आइडिया है क्या होता है बिजनेस में या इंडस्ट्रीज में हेडविंड क्या होता है और टेलविंड क्या होता है? ये समझने से पहले कि आपको क्या करियर चूज करना चाहिए आगे अपने लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, एनीथिंग, एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। व्हाट इज हेडविंड एंड व्हाट इज टेलविंड? हेडविंड मतलब क्या कि कोई ऐसा बिजनेस जहां पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या जो मैक्रो एनवायरमेंट है या जो इकोनॉमी में हो रहा है या पूरे वर्ल्ड में हो रहा है वो उस बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि उसमें रुकावट पैदा कर रहा है। जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे चल रहे हो और हेडविंड यानी कि सामने से जो हवा चल रही है वो बहुत तेज है, तो ऐसा नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते, बट आगे बढ़ने में एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। और टेलविंड मतलब पीछे से हवा चल रही है तो आप एफर्ट कम भी लगाओगे तब भी आप तेज भाग सकते हो। तो आपको देखना होगा किन सेक्टर्स में हेडविंड आने वाली है, किसमें टेलविंड आने वाली है सबसे पहले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज यू टेंड टू ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स व्हाट एवर आई से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि उस सेक्टर में टेलविंड आने वाली है तो आप उस सेक्टर में जाओगे, काम करोगे और करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होंगे और फेल होंगे, उसमें भी कंपटीशन है, जैसे कि उधर दूसरी जगह पे कंपटीशन है, लेकिन कंपैरेटिवली कम एफर्ट में सक्सेस मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी वहां पर ज्यादा है, श्योरिटी कहीं भी नहीं है। अब अगर इन दोनों बिजनेसेस की हम बात करें, यानी कि एक हो गया रेस्टोरेंट का बिजनेस, फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जब गल्फ का जो पूरा का पूरा एरिया है वहां पर एक वॉर है ऑयल की, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और वो कहां तक जा सकते हैं वो डिपेंड करता है कि वॉर कब तक चलेगी। और ये प्रेडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वॉर कब खत्म होगी। ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। जितनी सिंपल समझी थी लोगों ने कि 1 महीना पहले कि ये तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, ऐसा कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है वॉर कुछ महीने चले, हो सकता है कुछ साल भी चल जाए। तो एनर्जी प्राइसेस का क्या होगा? और उसके साथ में सब कुछ जुड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, सब कुछ किससे जुड़ा है? ऑयल से। तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो मान लो महंगाई बढ़ गई 50% से, क्या आपकी सैलरी बढ़ जाएगी अगले साल 50% से? इनफैक्ट जो लोग नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स वाली कंपनीज में काम कर रहे होंगे उनकी तो जॉब उल्टा निकलेंगे वो वहाँ से, क्योंकि जब उनकी सेल नहीं होगी उन कंपनीज की तो ऑफ कोर्स वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे पे करेंगे। और ये एक विशियस साइकिल होती है। जितना जो कंपनीज है वो लोगों को निकालती है उतना ही वो लोग और कंज्यूम कम करते हैं, तो कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और कम बिकते हैं, तो उनको और लोगों को निकालना पड़ता है। तो एक तरह का एक लूप बन जाता है जिसको रिसेशन कहते हैं, और जो अगर बहुत सालों तक चल जाए उसको डिप्रेशन कहते हैं। जैसे यूएस की इकोनॉमी में हुआ था द ग्रेट डिप्रेशन। तो मैं ये नहीं कह रहा ऐसा कुछ होने वाला है, बट हो सकता है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? तो ध्यान से समझो जो बात मैं बोल रहा हूं। हेडविंड कहां है, टेलविंड कहां है? अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर ऑलरेडी रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा ओवरहेड्स है, सुनने में, दूर से देखने में बहुत आसान लगता है, जब आप अंदर घुसते हो तब पता लगता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है।
या तो आप डायरेक्टली बेचने की कोशिश करोगे जहां पे जो रेंट है उस स्पेस का वो बहुत ज्यादा है, प्लस जो इनिशियली अपने काम को चलाना है दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आप अपने ऊपर रख के देखो कितनी बार ऐसा होता है कि एक ही रेस्टोरेंट में बार बार जाते हो आप। यू वांट टू ट्राई आउट न्यू रेस्टोरेंट एवरी टाइम। और अगर ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू बेचोगे तो इनकी जो टर्म्स है वो ऐसी है कि जहां पर वो तो पैसा कमा रहे हैं और कमाएंगे और उनको भी सर्वाइव करना है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट जब उन प्लेटफॉर्म्स पे आप एड्स रन करोगे, ऊपर से जो उनकी कमीशन होती है वो दोगे और जो बाकी सारी कॉस्ट होती है उस सबको कैलकुलेट करोगे, तो इवन इफ यू हैव ओपनड अ क्लाउड किचन उसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसमें भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं विद डीप पॉकेट्स, जिनको फर्क नहीं पड़ता है 2-4 करोड़ रुपए लगा दो, 2-3 साल में रिटर्न आती रहेगी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने मान लो 5-10 लाख रुपए कहीं से ले करके अपना जो भी जोड़ा हुआ था वो सब लगा दिया, अब वो तो 2-4 महीने में 6 महीने में खत्म हो गया, अब क्या करोगे? बंद कर दोगे बस। तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ से बिजनेस बहुत मुश्किल है, नंबर 1। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन। आप जा करके रिसर्च कर सकते हो चैट जीपीटी पे, जेमिनी में, ग्रॉक में या कहीं पर भी, कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पे फेलियर रेट सबसे ज्यादा है। उसमें जो रेस्टोरेंट बिजनेस है ये टॉप पे कहीं पे आएगा। एक तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई। दूसरा, जिस तरह की क्राइसिस अभी दुनिया में चल रही है या आने वाली है, उस सिनेरियो में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है, यानी कि रेस्टोरेंट में खाना इज एन ऑप्शन बट खाना इज नॉट एन ऑप्शन। बढ़िया ब्रांड का खाना इज एन ऑप्शन बट खाना इज नॉट एन ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में हेडविंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी डिस्क्रिशनरी बिजनेसेस के लिए। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या, ये क्लियर हो रहा है? कोई एग्जांपल देगा आप में से कि किस तरह के डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं और किस तरह के नॉन डिस्क्रिशनरी होते हैं? Discretionary means that is not essential. That is luxury purchases. It can be, or maybe going to water park, or maybe going on fun trip. That can be discretionary. And if it is if about essential, it is hospital expenses and school expenses and basic clothes and basic necessities like food, groceries. तो अगर ये आपको समझ आ रहा है दोनों के बीच का फर्क, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी के बीच में, तो एग्रीकल्चर की अगर बात करी जाए तो ऐसे में जब महंगाई बढ़ रही होगी हर चीज की, तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप कॉस्ट चाह करके भी कम नहीं कर सकते, वो क्या है? खाना। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हमको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, टेलविंड नजर आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो भी कर रहे हो उसको सबको छोड़ छाड़ के एग्रीकल्चर में चले जाओ। हाँ, अगर आपका एक फैमिली बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का, यानी कि आपकी फैमिली को 10-20 साल 50 साल का एक्सपीरियंस है और आप उसको छोड़ करके शहर में आकर के कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट्स लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, जो आज से 10-20 साल पहले बहुत अच्छा आइडिया था, बट आने वाले टाइम में उससे बेटर आइडिया क्या है? क्या आप ये दिमाग लगाओ कि जिस फील्ड में ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है, आपको, आपकी फैमिली को, क्या उसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है? मान लो आपकी जो फैमिली हो खेती बाड़ी करती है, वहां पे कोई कमाई नहीं हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं और हो ही रहे हैं बहुत सारे फार्मर्स को, तो क्या आप वहां पर दिमाग लगा सकते हो कि उसी खेत में ऐसा क्या किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है कि यहाँ पे लॉस ना हो, प्रॉफिट हो? या दिमाग इतना बंद है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर 10-20 साल से 30 साल से लॉस हुआ है तो आगे भी लॉस ही होगा? अगर इतना भी क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है और आप शहर में आकर के कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो भगवान ही आपका भला करेगा। एक्चुअली मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि जहाँ पे फार्मिंग का बिजनेस पहले था, बट बाद में धीरे धीरे अब हम लोगों ने किसी और को दे दिया, वो पूरा कुछ करते हैं। बट अगर वहाँ पे हम बात करें तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो भी होती है फसल ना, तो वो चीज़ें अगर हम सिटी तक लेके जाते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके चक्कर में जो है वहीं पे कुछ ना कुछ उसका करना पड़ता है, तो वो कम रेट पे बेचो या कुछ भी करो तो लॉसेस होते हैं उसमें, तो उतना बेहतर रेट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से फार्मिंग हम लोगों ने छोड़ दी। पहले हमारे उधर सारी फसल होती थी, बाद में हम लोगों ने पूरा शुगर केन पे शिफ्ट किया। बट ऐसे भी हैं कुछ मिल्स हैं जो पैसा देती हैं, कुछ 1 साल बाद देती है, कुछ 2 साल बाद देती है, तो कहीं चीनी ले जाओ आप, पैसा हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों की वजह से हम लोगों ने खेती पूरी बंद कर दी। तो इस चीज़ का कुछ सोल्यूशन कि अगर हम कुछ अभी आज के डेट में अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो किस चीज़ की फार्मिंग करें जिसकी वजह से बेहतर चीज़ें। इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि आप फार्मिंग मत करो, आप वो करो जो आपने प्रॉब्लम फेस करी जिसकी वजह से आपका काम बंद हो गया, और उन फार्मर्स को सपोर्ट करो ताकि उनका काम बंद ना हो। जिस वजह से आपका बिजनेस बंद हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपने कहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस वजह से वो गांव से जब तक शहर तक पहुंचता है माल, वो माल या तो खराब हो जाता है या उसकी क्वालिटी गिर जाती है, जिस वजह से उतना दाम नहीं मिलता है जितना कि आपने कॉस्ट लगाई उसको प्रोड्यूस करने में। तो व्हाट इफ यू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट एट अ वेरी बिग लेवल, एट अ स्मॉल लेवल? मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो अगर ऐसे कुछ ट्रक्स, बहुत बड़े नहीं, मान लो छोटे छोटे, अगर ऐसे कुछ ट्रक्स से आप शुरू करो, 1 या 2 ट्रक से,
जहां पर के वो जो किसान है उनको आप बोलो कि अभी आप इतने का बेच रहे हो यहां पर, यहां की मंडी में, अगर ये ना करो, आप मुझे दो तो मैं आपको बेटर प्राइस देता हूं। और आपको क्या करना है, उस माल को लेकर के जाना है जहां पर उसका बेटर प्राइस मिल रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिटी, वो उनको दे पाओ। या बेटर स्टिल, शहर में जा करके पहले देखो कि ये जो आपकी क्रॉप है, मान लो शुगर केन है, तो उसका ज्यादा प्राइस किस तरह की शुगर केन को मिलता है और कम प्राइस किस तरह के शुगर केन को मिलता है, और कौन सा जो बायर है वो ज्यादा प्राइस देता है और कौन है जो कम देता है, कौन है जो उधार पे लेता है, कौन है जो कैश में डीलिंग करता है, और उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मतलब पहले आप ये रिसर्च करो, फिर उसके बीच में एक तरह का एक ब्रिज बना दो। तो व्हाट इफ यू बिकम द मिडिल मैन रादर देन बीइंग हियर और देयर। क्लियर हुआ कि पहले हमने चूज किया कहां पर टेलमेंट है, फिर ये चूज किया कि वहां पर किस तरीके से क्या काम करना है। अब मैंने क्यों कहा इनको कि आप ये मत करो, क्योंकि अगर ये फार्मिंग करने लग गए, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा। एक आदमी अगर सब कुछ करने की कोशिश करेगा तो एंड में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या कहा, ज्यादा प्रॉफिट जो इसमें है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ। राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी में दिल्ली एनसीआर या किसी टियर 2 सिटी में, तो बड़े सारे ऑप्शंस आते हैं कि बनती हुई वाली लो, जो भी बन रही है, या बनी हुई लो, किस हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदो कि आगे कंटिन्यूइंग दिस वॉर थिंग और जैसे आने वाला है उसमें वो इन्वेस्टमेंट मुझे अप्रिसिएशन ही दे। इट वोंट, क्योंकि इट वोंट टेक मी टू द डेट, मोर ऑफ डेट जोन। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, व्हाट इज योर क्वेश्चन। मतलब रियल एस्टेट में इस पॉइंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे स्टैंड पर से देखोगे तो अभी ये सही टाइम नहीं है। ये एक बबल है जो आज नहीं तो कल क्रैश करेगा। मतलब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अभी उसका सही टाइम नहीं है। मतलब अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो अभी कुछ टाइम मैं ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, और जब वो सही समय आएगा, यानी वो प्रॉपर्टी जो अभी आप ले रहे हो, मान लो 2 करोड़ की, वो रह जाती है 1 करोड़ की। ऐसा होता है, हो सकता है। देखो एक बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से। आप कह रहे हो ऐसा हो सकता है, हो तो सब कुछ सकता है। दुबई का नाम सुना है? तो जिन्होंने भी दुबई में पैसा लगाया वो किस बेसिस पे लगाया? पिछले 50-60 साल लगे दुबई को अपनी एक इमेज बनाने में, थ्रू मार्केटिंग एंड थ्रू पीआर एंड थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि दुबई इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज दुबई में जिन लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा लगाया हुआ है वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई किसी भी दाम पे बेच दो। तो होने को तो सब कुछ हो सकता है। ऐसी ऐसी कंट्रीज है जहां पर के इतना कुछ हुआ है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो अगर पता करना है कि क्या क्या हो सकता है तो यू नीड टू बी मोर अवेयर। इन अदर वर्ड्स, जैसे कोई कुएं का मेंढक है तो उसकी सोच बस वहीं तक कन्फाइंड है, बट अगर कोई बाहर निकल जाए और देखे दुनिया में क्या क्या हो रहा है तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि अच्छा यहां पर भी ऐसा कुछ होने वाला है। तो करियर को अगर आपको चूज करना है, फिर आप चाहे 20 साल के हो, 25 साल के हो, चाहे आपको अपने करियर को स्विच करना है, तो कैसा करियर चूज करें जहां पर के टेलविंड्स हो, यानी कि नॉन डिस्क्रिशनरी हो, जिसमें अब क्या क्या सेक्टर्स आ जाते हैं। सिर्फ फार्मिंग नहीं आता है, इट इज जस्ट वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सेक्टर्स विच आर देयर, अगर दिमाग खुला है तो। फार्मिंग के अलावा और क्या आ जाता है? हेल्थ केयर। इज इट डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी? नॉन डिस्क्रिशनरी। तो हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम में। कहां पर? अफोर्डेबल हेल्थ केयर, या फिर बहुत ही लग्जूरियस हेल्थ केयर, या फिर मेडिकल टूरिज्म। बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जो महंगाई है, आप लोग जब मेरी बातें सुनते हो तो आप कहां तक सोचते हो? आप इंडिया तक सोचते हो। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल लेवल पे। ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में तो अभी बढ़े ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। थोड़ा टाइम बाद बढ़ेंगे, ऑब्वियस है। नहीं तो क्या रीजन है क्यों नहीं बढ़ा? बाकी सारी कंट्रीज में बढ़ गए, हमारे आसपास की जितनी कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में बढ़ गए, इंडिया में क्यों नहीं बढ़ रहे? उसको आर्टिफिशियली अभी रोक के रखा हुआ है, बट कब तक रोक पाएंगे? एनी हाउ, तो ये जो ईरान वॉर है इसका असर डायरेक्टली आ रहा है ऑयल पे, यानी कि एनर्जी पे। एनर्जी चाहिए पूरी दुनिया को, तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आने वाला है। तो महंगाई सिर्फ यहां पे नहीं बढ़ने वाली, हर जगह बढ़ने वाली है। तो वेस्टर्न कंट्रीज जहां पर के हेल्थ केयर ऑलरेडी बहुत महंगा है, वो और महंगा हो जाएगा। तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी मेडिकल टूरिज्म में, जहां पर के वहां से लोग यहां पर आएंगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो यू कैन बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देम एंड द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हियर थ्रू मार्केटिंग। तो यहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई। इनफैक्ट अगर ध्यान से समझोगे इन दोनों जगह पे क्या इंसाइट्स निकल के आई? ज्यादा पैसा जो है फ्यूचर में वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। इन अदर वर्ड्स, कोई ऐसा इंसान जो डिमांड को और सप्लाई को कनेक्ट कर रहा है।
जिसके पास में नेटवर्क है, जिसके पास में ऐसी एक स्किल है कि जिसका एक इंस्टीट्यूशन है, मान लो एक हेल्थ केयर का एक टॉप नॉच वर्ल्ड क्लास एक हॉस्पिटल है इंडिया के किसी कोने में, बस दुनिया में तो लोगों को पता ही नहीं है। दुनिया में लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन वो सर्च इंजन में कहीं आ ही नहीं रहा है। तो व्हाट इफ यू क्रिएट अ वेबसाइट विद टॉप 100 हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज इन इंडिया, और वो भी आप एआई के थ्रू रिसर्च करके पता कर सकते हो कि मेडिकल टूरिज्म में सबसे ज्यादा लोग किस तरह की बीमारी के लिए आते हैं। तो स्पेशलाइज उसी के लिए अगर एक वेबसाइट बनाओ और उस वेबसाइट को एसईओ में रैंक करो पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, एंड थ्रू एसईएम दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग उसको प्रमोट करो, वहां से जो ट्रैफिक आए उन लीड्स को कैप्चर करके इन दोनों को आपस में जोड़ दो, और अगर आपको एक छोटी सी परसेंटेज भी मिल जाती है तो कितना कमा सकते हो। और इसमें फायदा किसका हुआ? उनका भी हो गया, यानी कि जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि वो बड़ा सेटअप लगा के बैठे हैं। आपको किसने कहा कि आप बड़ा सेटअप लगाओ, यानी 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगा करके एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया है, आपको किसने कहा है आपको ये करना है? बट वो करने के बाद भी उसको मार्केटिंग तो आती नहीं है, तो आप मार्केटिंग सीख लो। मार्केटिंग सीखना आज की डेट में कितना मुश्किल है? बहुत आसान है, इसलिए तो मैं कहता हूं आसान है। अगर समझ के करोगे, दिमाग से करोगे तो सब कुछ आसान है, अब बिना समझे ऐसे इधर उधर कुछ भी करने लग जाओगे तो बहुत मुश्किल है। यानी प्रॉब्लम को समझो, उसका सोल्यूशन निकालो। इफ यू कैन डू दैट तो काम हो गया है। So as you said कि अगर हम एक्चुअली में एनालाइज करें, लाइक स्ट्रैटेजिस्ट गाइज हु एनालाइज द गैप्स, लाइक यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर में गैप को एनालाइज किया, और जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं जो ये गैप्स को एनालाइज करें और उसके बाद फीजिबल सोल्यूशन, लाइक यू नो लाइक द गोल्डन ट्रायंगल रूल, द प्राइस वैल्यू एंड नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज यू नो पेंडिंग हियर। दोज पीपल हु कैन think about the strategy, who can create that strategy, are also like going to boom in this you know coming world. Why not? और देखो इसी से रिलेटेड एक और बिजनेस मॉडल निकल के आ गया। वो क्या है? अब आपने कहा कि ना तो मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ना मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, ना मेरे को कंज्यूमर बनने में इंटरेस्ट है, मेरे को तो मज़ा आता है इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाने में, इस तरह की रिसर्च करने में ऑन ग्राउंड जा करके कि ऐसे क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि हर इंसान आज की डेट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है पैसा कमाने की। बहुत सारे लोग इस वजह से क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस तो है लेकिन ग्रोथ रुक गई है, तो दे वांट टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। तो व्हाट इफ यू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल जहां पर आप प्रॉपर रिसर्च करो और रिसर्च करके उन वीडियोस को अपलोड करो जहां पर आप बताओ कि देखो इस फील्ड में ऑन ग्राउंड जा करके, जैसे न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है जहां पर वो ऑन ग्राउंड जा करके एक प्रॉब्लम को समझते हैं फिर दुनिया के सामने रखते हैं। व्हाट इफ यू गो ऑन ग्राउंड and understand the problems of these farmers or these healthcare institutions, और उसको YouTube पर अपलोड करो और दिखाओ कि देखो ये वो प्रॉब्लम है जो ये लोग फेस कर रहे हैं। तो इस तरह के कंटेंट में लोग इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? ऑल्दो सेगमेंट बहुत बड़ी नहीं होगी, इस तरह की वीडियोस पे आपके करोड़ों व्यूज नहीं आएंगे, पर जो सेगमेंट होगी वो बहुत ही टारगेटेड होगी। एंड इन दिस यू कैन मेक वीडियोस इवन इन इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है दैट कुड बी ग्लोबल। फॉर एग्जाम्पल, यू tap this segment of medical tourism and create a dedicated YouTube channel for medical tourism, and you go to all these places, same जिस तरीके से ट्रैवल ब्लॉगर्स करते हैं। आपको पता है उनको कितनी कमाई होती है और कैसे होती है? ये जो होटल्स हैं इनके पास में हमेशा आइडल कैपेसिटी होती है, मतलब कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि उनके रूम्स भरे पड़े हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सारे रूम्स फुल हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे या सारे रूम्स खाली पड़े हैं। तो इनको क्या चाहिए? इनको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलता है? ये ढूंढेंगे ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर्स को जिनके चाहे फॉलोअर्स कम हो लेकिन उनकी रीच अच्छी हो और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो। वहां ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने लाख या कितने करोड़ फॉलोअर्स हैं, ये मैटर करता है कि उस नीश में आप कितने स्ट्रांग हो, मतलब लोग आपको कितना ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे फॉलोअर्स को ये होटल्स और रिजॉर्ट्स रीच करते हैं और कहते हैं कि आप आ जाओ हमारे यहाँ पे, 3 दिन 4 दिन रहना, खाना पीना, फ्लाइट, ये वो सब फ्री, सब हमारी तरफ से, ऊपर से हम आपको पैसा भी देंगे, ऊपर से जो आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू कोई क्लिक करके आएगा उस पर आपको कमीशन भी देंगे। वो बोलते नहीं एंड में क्या ये नीचे लिंक है, अगर आप ये मेरा कोड डालेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपको 10 मिलता है, 10 उनको भी मिलता है। सो इस तरीके से अगर आप मेडिकल टूरिज्म में करो, आई एम नॉट श्योर अभी इंडिया में कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, बट इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। देखा कैसे एक अपॉर्चुनिटी निकल करके आई। अब ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज यू वांट ओवरनाइट सक्सेस, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट मनी एंड डम मनी, स्मार्ट पीपल एंड डम पीपल, एज हार्श एज इट मे साउंड। यानी स्मार्ट मनी और डम मनी में क्या फर्क होता है? यानी आपके पैसे में और जो स्मार्ट
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं या फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, उनमें और आपकी स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होता है? अगर फंडामेंटली समझोगे तो क्या होता है, यू ऑलवेज गो बाय योर गट फील। गट मतलब क्या? पेट। पेट आप सबका खराब है। एक का भी बता दो अगर ठीक है तो। आयुर्वेद में बोलते हैं हर बीमारी की जड़ क्या है? पेट। पेट आप सबका खराब है, मतलब गट फीलिंग, जो भी आपकी फीलिंग है वो सबकी खराब है। बट जो स्मार्ट लोग होते हैं या स्मार्ट मनी, दे नेवर गो बाय गट फील, दे गो बाय डेटा एंड दे स्टिक टू इट विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। गट फीलिंग में क्या होता है? शॉर्ट टर्म में आदमी उछलने लग जाता है या परेशान होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोना चांदी ले लिया, प्राइस ऊपर बढ़ गया तो दे स्टार्ट एक्टिंग एज इफ दे आर द किंग्स एंड क्वींस ऑफ द वर्ल्ड, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं दुनिया में। अरे भाई मैंने तो इतना कमा लिया, उतना कमा लिया। कहाँ कमाया है? बेचा तूने? नहीं, बेचा नहीं है, कमा लिया। कहाँ कमाया? पेपर भी तो कमाया। कमाएगा तो तब ना जब बेचेगा। फिर कुछ दिन में नीचे आ गया, अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे बंधु, पहले देखता तूने कितने का खरीदा और कितने का आज है, उसके बेस पे बोलना। लिया 100 रुपए का, बट उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो पहुंच गई 200 रुपए। आज मान लो 150 का है और हो रहा है 200 का 150 हो गया। अरे नहीं भाई, 100 का 150 हुआ है। इसको बोलते हैं डम मनी, डम इन्वेस्टर्स। दे ऑलवेज लुक एट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। छोटा सा कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे और 24 घंटे बैठ करके देखते रहेंगे, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, प्राइस ऊपर गया नीचे गया। प्राइस को क्यों देख रहा है? फंडामेंटल्स को देखना, क्या वो चेंज हुए? उसको कभी देखता नहीं है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि प्राइस बहुत बढ़ गया है, इसको भेज दो। अरे भाई तेरा गट खराब है, इलाज करा, है ना? तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी अभी हमको नजर आई, मतलब आपको भी आई, मेरे को भी आई, और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखने वाले उनको भी आई। क्या सब करने लग जाएंगे? ऐसा लगता है आपको? लाखों में से कुछ करेंगे, उनमें से भी कुछ उस पर टिकेंगे 2-3 साल तक। लेकिन जो टिक गए वो कितना पैसा कमा सकते हैं, उसकी अपर लिमिट मुझे समझाओ। And also, sir, the thing that you mentioned about SEO and that is also, transformed to GEO now, because आजकल लोग Google सर्च नहीं करते, AI सर्च करते हैं। तो they go to ChatGPT or Grok or Gemini, and due to that, the businesses are not found on the websites now; they are found inside the. Exactly. You can call it AI optimization. You can call it AI marketing. In fact, you can start a new agency by the name of AI marketing. SEO के ऊपर देखो कितनी सारी कंपनीज बनी हैं जो कहती है कि आपकी वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज करेंगे फॉर सर्च इंजन्स। आज सर्च इंजन को यूज कौन कर रहा है? सब तो चैट जीपीटी को और ऐसे जो और प्लेटफॉर्म है उसको यूज कर रहे हैं। उसके लिए क्या आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है? नहीं। तो उसको आप ऑप्टिमाइज करोगे, जो अभी कोई कर ही नहीं रहा है। तो यू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, और उसके लिए आप एक स्पेशलाइज एजेंसी बना सकते हो। तो यू विल हैव एन एज ओवर दोज एजेंसीज जो पहले एसईओ कर रही थी और आज कहते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं और हम वेबसाइट भी बनाते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो ऐसे इंसान की बजाय जो बिजनेसेस हैं वो उसको प्रेफर करेंगे जो स्पेशलाइज्ड है एक पर्टिकुलर डोमेन में। आप कहोगे कि इस पर्टिकुलर डोमेन में हमसे अच्छा और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और कोई नहीं है। बट अगेन उसमें भी अगर सक्सेस चाहिए तो 2-3 साल लगेंगे, तो टिकना आना चाहिए ना। ऐसे ही कोई भी काम होता है तो उसमें टिकना आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट है वहां पर टिकना आना चाहिए, करियर है वहां पर टिकना आना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना होता है। एक बार एक चीज अच्छे से समझ आ जाए तो यू हैव टू स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी। योर डिसीजंस मस्ट बी ड्रिवन बाय स्ट्रैटेजी, नॉट योर गट फील, नॉट बाय ग्रीड ऑफ फियर। ऑल्दो हम बात कुछ करियर की कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल समझ आ रहे हैं, अभी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको ये बता रहा हूं सोचते कैसे हैं। और अगर वो समझ आ गया तो अभी हमने 2-3 करियर की बात करी है, बट ऐसे हजारों करियर और आप फिगर आउट कर सकते हो अगर आपको समझ आ गया है तो। हम यहाँ करियर की बात कर रहे हैं, लाइक सिंस दे आर अर्ली, आई एम इनटू जॉब फॉर 10 years नाउ। तो अब माय करियर, आई वोंट से स्टेबल क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं है, बट मैं आज की डेट में मेरे पास सेविंग्स भी इनफ हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी स्किल डेवलप करने में इन्वेस्ट करूँ, या मैं उसमें कोई अपने एसेट्स क्रिएट करूँ जो आफ्टर 10 years डाउन द लेन जो मुझे रिटर्न दे पाए। मैं उस स्टेज पे हूँ, सो आई कैन इन्वेस्ट लर्निंग समथिंग न्यू ऑल्सो, maybe to my field or anything which we are discussing right now, or probably investing into some assets. तो आपका अभी क्या बैकग्राउंड है, अभी आप क्या करते हैं? मैं बाय क्वालिफिकेशन तो सीए हूँ। तो सीए से रिलेटेड आप ये देख सकते हैं कि एआई का उसमें क्या रोल है, क्योंकि 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। एक वो जब भी कुछ नया आता है तो दे ऑलवेज गो इन डिनाइल मोड, एआई तो ये नहीं कर सकता, एआई तो वो नहीं कर सकता जो सीए कर सकता है। दूसरे तरह के लोग कौन से होते हैं? वो हार्डली 1-2% ही होते हैं। वो कौन होते हैं? वो बोलते हैं ये छोड़ो क्या नहीं कर सकता, ये देखते हैं एआई क्या कर सकता है। फिर आप वो देखना शुरू करते हो जो और कोई नहीं देख रहा है, तो आपको दिखता है अच्छा जो एक सीए कर सकता है
उसमें से ये तो एआई भी कर सकता है, ये 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 भी कर सकता है। फिर धीरे धीरे आप एक ऐसे स्पेस में पहुंच जाते हो विच टेक्स टाइम, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में कोई भी और इंसान नहीं कर सकता, बिकॉज यू डेवलप समथिंग अहेड ऑफ टाइम। समय से पहले आप कुछ ऐसा सीख गए हो जिस तरफ अभी लोगों का ध्यान भी नहीं है, क्योंकि अभी एआई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए वहां पर अपॉर्चुनिटी है। व्हाट इफ यू क्रिएट एन एजेंट विच इज बेटर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू गिव एक्सेस ऑफ इट टू दीज बिग 4 और बिग कॉर्पोरेट्स or even small and mid-sized firms? Why not? And who can do better than you? I cannot, because I'm not a CA. Sir, my question is, why do you prefer silver over agriculture fertile land? I never prefer that. किसने कहा कि मैं नहीं prefer sir, करता हूँ? I was just doubtful that. क्योंकि मेरा कोई फार्मिंग में एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं एग्रीकल्चर लैंड लेके क्या करूंगा? अगर मान लो आपकी कहीं पर कोई लैंड है, उसके साथ वाली लैंड मैंने ले ली, अब मैं तो वहां पे जाऊंगा नहीं, मैं तो रहूंगा नहीं, और आपने उस पर कब्जा कर लिया, तो मैं क्या करूंगा? इससे बेटर ये नहीं है कि मैं सिल्वर ETF लेकर के आराम से सो जाऊं रात को। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि वो बेटर है, वो बेटर है। ये देखना होता है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे थेफ्ट बहुत ज़्यादा है, तो अब वो आपकी लैंड चुरा के तो नहीं भाग जाएगा, तो वहाँ पे आप लैंड ले लो। अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर से आपको लगता है कि आप पैसा कमा सकते हो, तो अगर नहीं कमा सकते और इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, तो दैट्स स्पेक्युलेटिव एसेट। कोई भी एसेट ऐसा जिसको आप खरीदते हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका दाम बढ़ेगा आने वाले टाइम में, सो उसमें कोई स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, उस एसेट की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। दैट्स लाइक अ पिरामिड स्कीम वेयर ग्रेटर फूल थ्योरी कम्स इनटू प्ले, कि आपको आपसे बड़ा बेवकूफ कोई चाहिए उसको खरीदने के लिए, उसको ये दिखाना पड़ेगा देखो इसका दाम कितना बढ़ेगा, अब उसको दिया, अब उसको दिया, अब उसको दिया, अल्टीमेटली वो कोलैप्स कर जाता है। यू गॉट द आंसर? आपको मिला? तो ऐसा नहीं है कि ये बेटर है वो बेटर है। जी sir, cause I did my probability, I did my maths like in year 2003, my father and my grandfather bought a like let's say X amount of land for 3.5 lakh per acre, and today it's worth 50 lakh per acre, sir. So it's more, it has grown exponentially. Although it's a hyperinflation nowadays, but it has grown exponentially. Moreover, it has given a let's say a lease, whatever called rental yield also, sir. ध्यान से समझना, आप लोग किस तरीके से सोचते हो, आप पास्ट के बेस पे सोचते हो। जरूरी नहीं है जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में भी होने वाला है। पास्ट में पिछले 20-25 सालों में जो रियल एस्टेट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जो आप कह रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ गई 15 से 20 गुना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 10-20 साल में भी उसकी वैल्यू 10-15 गुना या 20 गुना बढ़ जाएगी। हो सकता है 10 गुना कम हो जाए। क्या उसके लिए आप तैयार हो? इफ यू से नो, तो यू आर इन अ स्पेक्युलेटिव एसेट, दैट इज नॉट लैंड। दोनों फर्क देख पा रहे हो? बट इफ यू आर बाइंग लैंड, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है और वहां पर कुछ ऐसा उगाया जा सकता है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे लैंड भी सब एक जैसी नहीं होती है, कोई ज्यादा फर्टाइल होती है, कोई कम होती है, कोई बैरन होती है। तो आपने वो लैंड खरीदी क्योंकि वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है इस वजह से, या इस वजह से क्योंकि वो मेन रोड पे है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो वो अपने आप से पूछो, इफ यू आर बाइंग लैंड क्योंकि पास्ट में उसका दाम बढ़ा और फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है, तो आप उस स्पेक्युलेटिव बबल का हिस्सा हो जहां पर आप खुद को बहुत अमीर समझ रहे हो, लेकिन गरीब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिकली आपको देखना पड़ेगा कि उस लैंड की क्या वैल्यू है। जैसे आपने एक ऐसी लैंड ले रखी है जो कि फर्टाइल नहीं है और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, क्यों? क्योंकि वहां पे सब लोग ले रहे थे, आपने भी ले ली और वो बढ़ गई, तो आपने जो पैसा कमाया उसको भी और लगा दिया और ले ली, फिर और लगा दिया, फिर और लगा दिया, फिर लोन भी ले लिया, फिर यहां से भी ले लिया, वहां भी लगा दिया, अपने घर वालों का भी लगवा दिया। तो ये क्या है? ये एक बबल है, स्पेक्युलेटिव बबल, क्योंकि उस लैंड की इंट्रिंसिकली कोई वैल्यू नहीं है। बट मान लो वो जो लैंड है वो किसी तरह की ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो सकती है जो फार्मिंग के लिए ना सही, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, वेयर हाउसेस के लिए या कोल्ड स्टोरेज के लिए या किसी और चीज के लिए वो यूज हो सकती है, और उस वजह से उसकी वैल्यू है। मतलब वो लैंड की अपने आप में एक वैल्यू है, नॉट जो मार्केट बोल रहा है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है। आज मार्केट कहेगा वो लैंड 50 लाख की है, जब मंदी आएगी तो वो लैंड हो जाएगी 5 लाख की। Yes sir, it happened before, like in 2014 the price of land was fallen down by I guess 10 lakh per acre. It was 25, it went again to 15, 35. It happens like it fluctuates. हाँ, और जब महामंदी आती है, एक होती है मंदी, एक होती है महामंदी, जैसे रिसेशन और डिप्रेशन, तो उस वक्त में क्या होता है कि जो भी ऐसे एसेट्स होते हैं जिसकी इंट्रिंसिकली कोई वैल्यू नहीं होती है, वो सब क्रैश कर जाते हैं। उसको बबल बोलते हैं। प्राइस बढ़ रहा होता है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा होता है, बस यही वजह होती है।
प्राइस बढ़ रहा है इसलिए सब खरीद रहे हैं, आउट ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैं नहीं लिया और प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे जो आपने रियल एस्टेट वाला क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी यही हो रहा है। अगर आज की डेट में आप देखोगे तो अगर अभी मैंने नहीं लिया तो ये 2 साल पहले 1 करोड़ का था, आज ऑलरेडी 2 करोड़ का हो गया, कहीं ऐसा ना हो 4 करोड़ का हो जाए। दैट्स व्हाई दैट इज अ बबल। आपको ये देखना है ऐसे कितने लोग हैं जो 2 करोड़ का वो खरीदने का अफोर्ड कर सकते हैं आने वाले 2 साल बाद या 5 साल बाद। उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि ऐसे बहुत कम लोग हैं। 2 करोड़ का खरीदने के लिए उसकी EMI आएगी 2 लाख रुपए महीना। अब ऐसे कितने लोग हैं जो महीने का 5-10 लाख रुपए कमा रहे हैं जो 2 लाख की EMI भर सके, और 2 करोड़ में भी कोई बहुत अच्छा फ्लैट नहीं मिलने वाला है। 5-10 करोड़ से कम कुछ है ही नहीं दिल्ली NCR में, अगर आप ढंग का आप लेने जाओगे तो 10 करोड़ का फ्लैट कितने लोग खरीदेंगे? दैट्स व्हाई दैट इज अ बबल। और वो 10 करोड़ का क्यों बिक रहा है? क्योंकि न्यूज में आ जाता है कि ये फ्लैट बिक गया 100 करोड़ का, अब ये बिक गया 150 करोड़ का, अब ये बिक गया 200 करोड़ का। तो अरे जब वो 200 करोड़ का बिक गया तो 10 करोड़ क्या होता है? इट्स लाइक लॉटरी। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़, उसमें से किसी एक की लॉटरी लग गई 100 करोड़ की। अब आप कह रहे हो देखो उसकी लग सकती है, तो आपकी नहीं लग सकती। नहीं लग सकती, क्योंकि 150 करोड़ में से एक की लग सकती है 100 करोड़ की। सबकी लग गई तो वो लॉटरी टिकट की जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी। बट आम जनता इतना दिमाग नहीं लगाती है, वो बस भेड़ बकरे की तरह पीछे भागती रहती है। इस वजह से एंड में वो फंस जाती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एसेंस है वो ये है कि पहले लेवल पे अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करो। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं, अब आपको देखना है आप किस कैटेगरी में हो, किस लेवल पर हो। सबसे पहले अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करो, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स वहाँ पर है। अपनी स्किल को ऐसा बना लो, खुद को ऐसा बना लो कि आप पैसा कमा सको। फिर दूसरा स्टेप आता है कि वो जो पैसा कमाया उसको बचाओ, ये नहीं कि सारा खर्च दो। फिर आता है कि वो जो बचाया उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि उस पैसे से पैसा आए, फिर वो जो पैसे से पैसा आ रहा है उसको खर्चो। सर आप में कौन सी स्किल्स थी जो मतलब यूट्यूब में टॉप लीडर आपको बनाया जिसने? और सर ये आज के ज़माने में मतलब मस्ट है कि होना स्किल्स, क्योंकि हमने देख रखा है कि बहुत सारी स्किल्स होती हैं लोगों के पास, तब भी वो लिंक्डइन में अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मेरे पास में कौन सी स्किल्स थी? ऊपर से देखने में लगेगा मेरे पास में फोटोग्राफी नाम की एक स्किल थी, विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि वो स्किल उस वक्त इंडिया में हज़ारों लोगों के पास और भी थी। तो मेरे पास में एक ऐसी स्किल थी उस वक्त जो और किसी के पास में नहीं थी। दैट वाज मार्केटिंग। आई न्यू समथिंग अबाउट मार्केटिंग विच इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, जो और किसी को नहीं पता था। ये सबसे बड़ा सीक्रेट था मेरी सक्सेस का। ये सबसे बड़ी स्किल थी मेरी उस समय पर, और ये स्किल जितनी उस टाइम पे रेलेवेंट थी उतनी ही आज भी रेलेवेंट है। When I talk to my son and daughter और वो मुझसे पूछते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, मैंने कहा जो भी करना है करो, बट सेल्स और मार्केटिंग को यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु नो हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, यानी कि उनके पास में स्किल है बट दे डोंट नो हाउ टू मार्केट इट। तो इफ यू नो हाउ टू मार्केट इट तो आपको प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बना करके लाखों लोग बैठे हैं। आज की डेट में बिजनेस में अपना कुछ करना और उसमें पैसा कमाना, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो अभी आप नहीं समझते हो, यानी कि मार्केटिंग क्या होती है और आज के टाइम में मार्केटिंग क्या है, अगर ये आप समझ जाओ तो आप कितना पैसा कमा सकते हो, कितनी जल्दी कमा सकते हो, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है।